वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। तो आज का अपना टॉपिक है वेलोसिटी ऑफ वेव इन स्ट्रिंग। तो अपन देखने वाले स्ट्रिंग में वेव की वेलोसिटी क्या होगी और किन किन पैरामीटर पर डिपेंड करते हैं और कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ L है, जिसमें टेंशन T है। ध्यान सुनना एक एक टर्म। मेरे पास स्ट्रिंग है जो कि फिक्स इन दो के बीच में फिक्स कर रखी है, मतलब ऐसे पर टाइट कर रखा है, ऐसे ऐसे पकड़ सकते, ऐसे भी मान सकते हो, टाइट कर रखा है। जब टाइट किया तो टेंशन T लेंथ L है और यहाँ मैंने डिस्टर्ब किया, तो जब डिस्टर्ब करोगे तो तुम्हारी क्या होगी, ये क्या होगी, वेव जनरेट होगी। और ये वेव क्या है, कुछ इसकी वेलोसिटी की मान लें वी डब्ल्यू, इसकी कुछ वेलोसिटी है। तो बच्चों जो इसकी वैल्यू आती है ना, वेव की जो वेलोसिटी स्ट्रिंग में खास करके जो वेलोसिटी आती है वो होता है रूट में T अपॉन म्यू। क्या होता है, रूट में टेंशन अपॉन में म्यू। अब बोलो म्यू क्या है, म्यू जो है बच्चों मास पर यूनिट लेंथ है। मैं टोटल मास को, अगर इसके टोटल रस्सी के मास को अगर लेंथ L से डिवाइड कर दे इसके, तो मेरे को मास पर यूनिट लेंथ मिल जाएगी। जिससे बोलोगे म्यू, तो म्यू हो जाएगा तुम्हारा m अपॉन में L हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ। ओके, इतनी बात क्लियर है। तो याद होना चाहिए कि तुम्हारी जो स्ट्रिंग में वेलोसिटी निकलेगी वो हो जाएगा रूट 2 अपॉन म्यू। अगर तुम चाहते हो इसको मैं प्रूफ करके दिखा दूं कैसे होता है, तो तुम देख लो ऐसे। तुमको पता है कि जब मैंने इसको एक स्ट्रिंग है और यहाँ पे मैंने जब यहाँ पे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम लगा के मैंने यहाँ पे जब किया था, तो ये मेरा ब्लॉक ऊपर जा रहा था, तो ये जो अटैच फर्स्ट पार्टिकल है 1, ये भी ऊपर जा रहा था कि नहीं। अब तुम मेरे को बताओ कि चलो मैं बताता हूँ, तो मैं अब उसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ऐसे कुछ था मेरा, ये पार्टिकल 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे। तो पहला पार्टिकल क्या हो जाएगा, ये वाला ऊपर जाएगा और दूसरा वाला यहीं पे रहेगा। ये तुमको मैंने बताया था जब वेव जनरेट करते थे। तो अब मेरा पार्टिकल अभी तो यहाँ पे ऐसे है, लेकिन जब मेरा ब्लॉक ऊपर गया तो मेरा पार्टिकल ऊपर गया। पार्टिकल में टेंशन है, यहाँ पे स्ट्रिंग में कुछ टेंशन होगा। ठीक है, ये मेरा पार्टिकल 2। अब मेरे को तुम बताओ कि ये पार्टिकल कितना जल्दी से मूव करेगा, इस पर डिपेंड करेगा कि टेंशन कितना है ना। जितना टेंशन होगा तुम्हारी स्ट्रिंग में, उतनी तेजी से क्या होगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। अट्रैक्शन फोर्स लगेगी है ना, टेंशन लग रहा है, तो बहुत तेजी से यानी कि पार्टिकल ऊपर जाएगा। जब पार्टिकल ऊपर नीचे करेंगे तेजी से, तो वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ये तो बात मेरे को समझ में आ गई कि टेंशन में डिपेंड करने वाला है। ओके, अब जरा तुम ये बताओ कि अगर ये जो रस्सी इतनी पार्ट उठी है, अगर इसका मास ज्यादा होता, तो मास जब ज्यादा होता तो इसे उठाने में क्या होगा, ज्यादा फोर्स एग्जर्ट करना पड़ता, थोड़ा सा मुश्किल होता है। किसी भी चीज का मास अगर ज्यादा तो थोड़ा टफ होता है ना, मुश्किल होता है उसको उठाना। तो इसीलिए मास क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो मास के बजाय हम बोलेंगे मास पर यूनिट लेंथ बोलेंगे। मास पर यूनिट लेंथ का मतलब समझ लो कि तुम्हारे कैलकुलेशन बेसिकली म्यू लेते हैं, अदरवाइज मास पर यूनिट लेंथ का मतलब समझो मास के हिसाब से डील करो। तो अगर तुम्हारा मास ज्यादा है तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे याद रख लो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टेंशन क्या होगा, ऊपर में होगा, म्यू तुम्हारा नीचे होगा। तो वेलोसिटी ऑफ वेव हो जाएगा तुम्हारा इक्वल में रूट 2 अपॉन म्यू हो जाएगा। वो भी बना लेना साइड में, ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए कि कैसे ये। नोट में लिखो कि ये जो वी डब्ल्यू है ना, वेलोसिटी ऑफ वेव, ब्रैकेट में डालो वेलोसिटी ऑफ वेव और आगे लिख लेना ब्रैकेट वी डब्ल्यू विथ रेस्पेक्ट टू स्ट्रिंग। ये जो वेव की वेलोसिटी ना स्ट्रिंग के रेस्पेक्ट में बच्चों, ठीक है ना, स्ट्रिंग के रेस्पेक्ट में। ओके, अगर स्ट्रिंग मेरी मूव करेगी तो यहाँ पे उसके रेस्पेक्ट में अपन बात करेंगे। मान लो स्ट्रिंग भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रही, कुछ उसकी वेलोसिटी है, तो इसकी वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी फिर बेसिकली ले लेंगे। मैं बोल रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ वेव विथ रेस्पेक्ट टू स्ट्रिंग मतलब क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी। अगर मतलब कुल मिलाकर अगर स्ट्रिंग रेस्ट में है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम हो जाएगा। लेकिन स्ट्रिंग मूव करेगी तो फिर स्ट्रिंग अगर मूव करेगी तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, रिलेटिव वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर स्ट्रिंग रेस्ट में, बस मेरे को देखना है स्ट्रिंग रेस्ट में और किस चीज मतलब नहीं है, तो सीधे फॉर्मूला लगाएंगे, कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं देगा। तो याद रखना वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग। अब आगे बढ़ जाओ। कभी कभी क्या होता है, म्यू तुम्हारा मास नहीं दिया होता है, अलग फॉर्मेट में होता है। म्यू के जैसे डेंसिटी दे देगा, ठीक है ना, क्रॉस सेक्शन ऑफ इसका कुछ। भाई अगर ये स्ट्रिंग है, मान लो ऐसे कुछ स्ट्रिंग कुछ मोटी होगी ना, मोटी होगी, ऑफकोर्स मोटी होगी ऐसे। देखो नहीं हो रहा यार, ऐसे समझ लो। ओके, तो ये स्ट्रिंग है, तो इसका कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया होगा ना। तो मैंने मान लिया कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो स्ट्रिंग का एस है, ठीक है, एस है, और ये पूरी लेंथ क्या है, एल है। तो अब मेरे को बताओ वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा इसका, बोलो क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ, तो एस इंटू एल तुम्हारा क्या आ जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। अब देखो मेरी बात को ध्यान सुनना। आगे अगला स्टेप मेरा डेंसिटी, देखो क्या निकलने वाला है। डेंसिटी क्या है मेरा, मास अपन वॉल्यूम होता है। मास तो मेरा एम मान लो दे रखा होगा, वॉल्यूम क्या करेंगे अपन, एरिया इंटू लेंथ करेंगे। एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने स्ट्रिंग का मान रखा है एस और पूरी लेंथ कितनी एल है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एस इंटू एल हो जाएगा। ओके, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एस इंटू एल हो जाएगा। ब्रैकेट में लिखना है तो आप लिख सकते हो वी इक्वल्स टू एस इंटू एल। ओके, इतनी होने के बाद यहां से देखो तो मेरे को मिल गया रो इक्वल्स टू एम अपॉन में एस इंटू एल हो गया। यहाँ पे देखो एम अपॉन एल को मैंने इधर कर दिया एक साइड और रो इंटू एस को मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो मास पर यूनिट लेंथ मेरा क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था मास पर यूनिट लेंथ क्या होता है, म्यू होता है, और म्यू इक्वल्स टू रो इंटू एस हो गया। तो यहां से तुम याद रख लो कि जो म्यू है तुम्हारा,
मास पर यूनिट लेंथ बच्चों वो तुम्हारा क्या डेंसिटी है किसकी, ये डेंसिटी किसकी, जो भी स्ट्रिंग जिसकी बनी हुई है इनटू में क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्ट्रिंग, जो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग क्रॉस सेक्शन होगा एरिया उसके डेंसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें म्यू मिल जाएगा। तो इतनी बात याद रखना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर तुमको लेंथ नहीं दे रखा हो, अगर मास तुमको और लेंथ नहीं दे रखा हो म्यू, अगर तुमको मास और लेंथ एल नहीं दे रखा हो तभी भी म्यू निकाल सकते हो। ओके कब, जब डेंसिटी आपका रो और एस दे रखा हो। तो कुल मिला के ऐसे याद रख लो कि म्यू क्वेश्चन तुम्हारा एक तो m/l भी हो सकता है और एक हो जाएगा रो इंटू एस, जो भी डाटा दिया रहेगा उसके हिसाब से हम लोग निकाल लेंगे, दोनों याद रख लेना। ओके इतनी बात क्लियर हो गई। ओके अगर आगे देखो अगला पॉइंट देखो यहाँ पे कैसे अपन स्ट्रिंग में अगर जो भी मेरी वेव है स्ट्रिंग में उसकी वेलोसिटी कैसे वेरी करेगी उससे देख लेते हैं। ओके चलो बच्चों यहां पे देखो ये तुम्हारी क्या है, हाँ बच्चों आगे ध्यान दो, मेरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से मेरी बात को सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ। तुमने देख लिया बेसिकली कि मैंने तुम्हें बता दिया कि स्ट्रिंग वेलोसिटी क्या होने वाली है, √2/μ होगा, टेंशन ऊपर में होगा, म्यू नीचे में होगा और रूट उसका ले लेंगे, खत्म कहानी। एक चीज याद और रखना है तुम्हारा, जो तुम्हारे पॉइंट याद करने के लिए बता दो तुम्हें क्या क्या याद रखना है। जो तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ VW वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग है, इतनी बात रखना है। एक क्वेश्चन अपन तुमको दिखा दें कैसे यूज करना है। और यहाँ पे इतना जो गेम किया गया है बेसिकली गेम इसलिए किया गया है कि अगर तुमको मास और लेंथ नहीं दे रखा तभी भी निकाल सकते हो म्यू, कब, जब डेंसिटी उसका क्रॉस सेक्शन दे रखा हो। ये प्रूफ है कैसे हुआ है। ओके ये याद रख लो, काम हो जाएगा, बेहतर होगा तो वो भी याद रख लो यार कैसे चीजें आती है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और अच्छा रहता है। तो याद रखना कि जो म्यू होगा डेंसिटी इंटू क्रॉस सेक्शन है, फिर ये होगा। मेरा क्वेश्चन ये ध्यान से मेरी बात को सुनना, ये वाला क्वेश्चन कि एक क्या है कि यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया एक स्ट्रिंग को और यहाँ पे जो स्ट्रिंग है ये मेरी क्या वर्टिकली बच्चों क्या है वर्टिकली है, ठीक है। ऑफ कोर्स इसका कुछ म्यू होगा क्योंकि मैं शुरुआत में बताया था कि जब भी वेव जनरेट जब भी होगी तो आपकी वेव जनरेट होने के लिए स्ट्रिंग में उसका मास होना चाहिए, जबकि न्यूटन लॉस जो मोशन में अपन क्या करते हैं मास को नेग्लिजिबल मानते हैं। यहाँ पे मास अगर मानते तो क्यों मानते हैं, सारी चीजें बता रखी मैंने। तो इस स्ट्रिंग का मैंने मान लिया कि जो मास पर यूनिट लेंथ बच्चों क्या तुम्हारा म्यू है। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, मैंने इसको पकड़ा और यहाँ से मैंने क्या किया वेव जनरेट करना चालू कर दिया। तो मतलब मेरी फ्रीक्वेंसी सोर्स मेरी है तो मैंने फ्रीक्वेंसी मैंने क्या कर दिया फिक्स कर दिया। देखो जो फ्रीक्वेंसी का टर्म होता है बच्चों वो मीडियम में डिपेंड नहीं करता है, ऐसा नहीं कि स्ट्रिंग में जाके फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, भले ही आपकी वेलोसिटी और वेवलेंथ और भी चीजें चेंज हो सकती है लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगी। फिर से मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्शन पढ़ाया था, रिफ्लेक्शन पढ़ाया था, यहाँ भी पढ़ाया था, हर जगह पढ़ाया, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स होती है। अगर मैं अपने हाथ को ऐसे कर रहा हूँ तो जो भी वेव जनरेट होगी जो भी चीजें होगी तो मेरी इस हाथ पे डिपेंड कर रही है, मेरी फ्रीक्वेंसी में हाथ को कैसे मूव कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मीडियम में जाकर चेंज हो जाएगी। ओके इतनी बात याद रखना। तो अगर मैं यहाँ से वेव जनरेट कर रहा हूँ या कोई और भी मीडियम हो सकता है जिससे भी जनरेट कर लो, तो बेसिकली क्या करते हैं मैंने फ्रीक्वेंसी को भी मैंने क्या कर दिया फिक्स कर दी, ये मेरी क्या कॉन्स्टेंट होगी। बेसिकली चीजों को ध्यान से समझो, ठीक है। अब मेरा सवाल क्या है तुमसे, मेरा सवाल ये कि तुम्हारी वेलोसिटी कैसे वेरी करेगी, यहाँ से यहाँ तक कैसे वेरी करेगी। अगर मैं लोएस्ट वाले पॉइंट को ए मान लूँ और अपर वाले पॉइंट को बी मान लूँ तो ए वाले पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, बी वाले पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, तुमको पता है कि वेलोसिटी क्या √T/μ है, यानी कि म्यू तो तुम्हारा इसमें कांस्टेंट होगा तो वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल होगी √T के, टेंशन के। यानी कि अगर तुम्हारा टेंशन ज्यादा होगा, अगर तुम्हारा टेंशन ज्यादा होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। अब टेंशन देखते हैं कि अपन ज्यादा कहाँ पे हो रहा है कम कहाँ पे हो रहा है। याद रखना एक बात मेरी बात कि ये तुम्हारी मास पर, देखो म्यू क्या होता है मास पर यूनिट लेंथ होती है ना, मास पर यूनिट। तो अगर मैं मास की बात करूं तो म्यू इंटू एल हो जाएगा, मास क्या होगी म्यू इंटू एल, यानी कि इतने पार्ट अगर मैं यहां से कट करूं स्ट्रिंग तो अगर यहां इस वाले पॉइंट में टेंशन देखूं तो नीचे का जितना स्ट्रिंग का वेट होगा उतना टेंशन होगा, इतना यहां पे देखोगे तो इतना पार्ट के वेट का जो जितना पार्ट होगा इतने पार्ट का। हाँ तो बच्चों मैं बता रहा था आपको कि कैसे वेलोसिटी वेरी करेगी। तो तुम एक बात तो याद रख लो कि पहले तो समझो कि टेंशन तुम्हारी वेरी करेगी नहीं, टेंशन ऑफ कोर्स ये तुम्हारी स्ट्रिंग में टेंशन वेरी करेगा ऊपर से लेकर नीचे, तो तुम्हारी टेंशन क्या करेगी वेरी करेगी। पहले टेंशन देख लो फिर चीज देखेंगे, ठीक है ना। टेंशन तुम्हारी वेरी करेगी क्योंकि तुम्हारे मास पर, क्योंकि स्ट्रिंग में मास है, ठीक है। तो सपोज करो तो तुमने अगर यहाँ पे इस वाले पॉइंट को तुम कंसिडर करते हो तो यहाँ से जो नीचे पूरा लटका हुआ है उतना तुम्हारा वेट, उसका कुछ वेट होगा, ऊपर जाओगे तो इतने पार्ट का वेट बन जाएगा, ऊपर जाओगे जितने पार्ट यहाँ पकड़ोगे तो इतनी पूरी जो लेंथ है उतनी लेंथ की तुम्हारी मास हो जाएगी। तो कुल मिला के तुम्हारी क्या हो रही है
तुम्हारी क्या हो रही है, टेंशन वेरी कर रहा है। टेंशन अगर तुम्हारा वेरी कर रहा है तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं ये बोलता हूँ, चलो मैं इसको इधर लिख देता हूँ, ओके, मैं इसको इधर लिख देता हूँ मिटा के, थोड़ा समझाने के लिए अच्छे से। ये है मेरी, ओके। आपको क्या क्या बताना है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं आपको बताना है टेंशन कैसे वेरी, वेलोसिटी कैसे वेरी करेगी, वेवलेंथ क्या क्या जो भी चीज़ें आपकी बदलेगी नहीं, अगर बदलेगी तो कैसे बदलेगी। आपको बताया कि इसके म्यू जो होगा कांस्टेंट होगा, मास पर यूनिट लेंथ, ओके। पूरे का अगर देखो तो इसका म्यू दे रखा है। फ्रीक्वेंसी तो आपकी क्या है, कांस्टेंट ही है। फ्रीक्वेंसी जो भी आपकी करोगे, फ्रीक्वेंसी क्या कांस्टेंट है। फ्रीक्वेंसी क्या है, आप लिख लो कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है आपको पता है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स है। आपको मैंने बता दिया कि टेंशन कैसे वेरी करेगा। नीचे से अगर ऊपर जाओगे तो टेंशन बढ़ेगा, क्योंकि इस वाले पॉइंट पे अगर देखोगे तो इतने पार्ट की जो वेट होगा, जरा सोचो कि रस्सी खूब वेट, खूब ये रस्सी आपकी, ठीक है, स्ट्रिंग आपकी, इसमें वेट है। तो अगर आप जितना टॉप पे पकड़ोगे उतना, जितनी आपकी स्ट्रिंग लटकी होगी उतने उसका वेट होगा। तो यानी कि जितनी आपकी वेट ज्यादा होगी उतना टेंशन होगा, ओके। जरा सोचो कि अगर इस वाले पॉइंट पे तुम टेंशन देखना है, इस वाले पॉइंट पे, तो तुम क्या करोगे, आप यहाँ से कट करोगे, अब ये तुम्हारा बनेगा, ओके। तो इस वाले पॉइंट पे जो भी टेंशन होगा वो क्या होगा, नीचे जितना आपका वेट होगा, अगर इस वाले पॉइंट पे टेंशन देखना है तो मान लो टेंशन टी ऊपर लग रहा है, कहीं बीच में ही ले लो, और जितना आपका वेट नीचे होगा, वेट क्या होगा, पूरे स्ट्रिंग की जो वेट होगी, पूरी स्ट्रिंग की देखो वेट क्या होगा, मास क्या होगा, मास क्या होगा, यहाँ से देखो म्यू क्या होता है, m/l होता है। तो मास कितना होगा, म्यू इंटू एल होगा। तो जो मास होगा म्यू इंटू एल इंटू जी हो जाएगा। तो जितनी इसकी लेंथ होगी, यानी कि म्यू तो तुम्हारा कांस्टेंट है, जी तुम्हारा कांस्टेंट है, यानी कि जो ये mj डिपेंड कर रहा है l पे। अगर l ज्यादा होगा तुम्हारा ज्यादा होगा तो तुम्हारा क्या होगा, टेंशन mg ज्यादा होगा। अगर mg ज्यादा होगा तो टेंशन ज्यादा होगा। देखो यार ये तुम लॉजिकली कर सकते हो, तो इस पर ज्यादा मैं तुमको जोर देने वाले हूँ नहीं, तुम खुद देख सकते हो, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन तुम लोग पढ़े हो, ठीक है। कुल मिला के ये है कि यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे बहुत कम होगा टेंशन, यहाँ पे टेंशन बहुत कम होगा, यहाँ पे टेंशन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसे कैपिटल कर दिया, बहुत बड़ा कर दिया। ये छोटा है तो मतलब छोटा, कम टेंशन, यहाँ बड़ा है तो ज्यादा टेंशन है। इतनी बात हो गई। तुमको पता है कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √2, क्योंकि √t, क्योंकि म्यू तुम्हारा कांस्टेंट है। अगर तुम्हारा टेंशन ज्यादा होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो अगर टेंशन यहाँ पे कम है तो वेलोसिटी कम होगी, तो यहाँ पे टेंशन कम है तो वेलोसिटी कम होगी, यहाँ पे टेंशन ज्यादा है तो वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। इतनी बात हो गई। तो तुमको मैंने वेलोसिटी बता दिया। अगर मैं तुमसे ये सवाल करूँ, क्या तुम हमें बता सकते हो क्या वेवलेंथ क्या होगी, तो तुम लोग वेवलेंथ के लिए तुम लोग क्या लगाओगे, ये लगाओगे v = f × l, v = f × लैम्डा, है ना। v = क्या होगा, f × लैम्डा। वेलोसिटी = फ्रीक्वेंसी × वेवलेंथ। तुमको फ्रीक्वेंसी ऊपर कहता है क्या, कांस्टेंट है। अगर तुम्हारी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है दैट मीन्स, वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, वेवलेंथ के। तो जहाँ वेवलेंथ कम होगी, जहाँ पे वेलोसिटी कम होगी वहाँ पे वेवलेंथ कम होगा, जहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा है वहाँ पे वेवलेंथ ज्यादा होगा। तो स्मॉल लेटर मतलब क्या, वैल्यू कम, कैपिटल लेटर मतलब क्या, वेलोसिटी वैल्यू ज्यादा है। स्मॉल टी यहाँ पे क्या है, स्मॉल टी, यहाँ पे कैपिटल टी, यहाँ पे स्मॉल वी, यहाँ पे कैपिटल वी, स्मॉल कैपिटल सॉरी, यहाँ पे छोटा है यहाँ बड़ा है, यहाँ पे छोटा है यहाँ बड़ा है। यानी कि टेंशन यहाँ पे मिनिमम, वेलोसिटी मिनिमम, वेवलेंथ मिनिमम। यहाँ पे टेंशन ज्यादा ऊपर में, वेलोसिटी ज्यादा, वेवलेंथ ज्यादा। वेवलेंथ क्या होता है, कंप्लीट वेव की लेंथ होती है ना। तो अगर यहाँ पे वेव तुम्हारी जनरेट हो रही, तो यहाँ पे अगर इतनी इसकी वेवलेंथ हो गई, यहाँ पे वेवलेंथ कम है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, ये बड़ी हो जाएगी, क्योंकि इसकी वेवलेंथ क्या हो रही, बढ़ जा रही है ना। तो अगर ये छोटी वेव यहाँ पे जनरेट हो रही है शुरुआत में, तो ऊपर जाते जाते क्या हो जाएगी, वेव बड़ी हो जाएगी। इतनी बात याद रखना, ठीक है। तो ये कुछ पार्ट एनालिसिस थे। अगर तुमसे पूछता है कि कैसे चीजें वेरी करेंगी, कैसे टेंशन वेरी कर रहा है, कैसे वेलोसिटी वेरी कर रही है, कैसे वेवलेंथ वेरी कर रहा है, तो ये चीज तुम बता सकते हो, ओके। तो इस शुरुआत में कि यहाँ पे क्या होगी, वेवलेंथ कम है, यहाँ पे वेवलेंथ ज्यादा है। वेवलेंथ कम होने का मतलब क्या, साइज ऑफ वेव क्या होगी, कम होगी, यहाँ पे साइज वेव क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे वेव जो ऐसे करोगे तो यहाँ पे छोटी वेव जनरेट होगी, ऊपर जाके बड़ी हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है। अगर इतनी बात क्लियर है तो अब देखते हैं जाके आगे कुछ अपन निकालने वाले हैं, ठीक है। आगे कुछ निकालने वाले हैं। ये तब था जब मैंने आपको बस सिखा दिया था कि टेंशन आपका क्या था, कांस्टेंट था। अब यहाँ पे देखते हैं कि अब क्या वेलोसिटी होने वाली है, ठीक है। अगर आपकी टेंशन वेरी कर रही तब क्या होगी आपकी इस केस में। ये तो आपका तब था जब टेंशन इसमें क्या था, कांस्टेंट था, तो v = क्या था, √2/μ था। लेकिन अभी तुमको बता दिया कि वर्टिकल स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे कांस्टेंट है स्ट्रिंग टेंशन, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है। पर यहाँ पे क्या है, वर्टिकल स्ट्रिंग में क्या हो जाएगी, टेंशन आपकी वेरी करेगी, यहाँ पे कम है, यहाँ पे क्या ज्यादा है। इस केस में वेलोसिटी क्या होगी, चलो देखते हैं, ओके। तो अब मेरा टारगेट क्या हो गया कि अगर वर्टिकल स्ट्रिंग है तो कैसे डिराइव करेंगे कि इस केस में आपकी वेलोसिटी क्या होने वाली है। चलो मैं दिखाता हूं क्या होगी।
ये मेरी वेलोसिटी है, तुमको पता है टेंशन वेरी कर रहा है। जब टेंशन चीज़ें वेरी करती है तो बच्चों हमेशा याद रखना, कहीं भी तुम्हारे जो भी कॉन्सेप्ट आएगा वहाँ पे हमेशा इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट आता है या डिफरेंशिएशन, याद रखना। कहीं भी तुम उठा लो, पूरे फिजिक्स में जहाँ भी चीज़ें वेरी करेंगे स्मॉल स्ट्रिप लेंगे और हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। मैंने क्या किया, इस लोएस्ट वाले पॉइंट से, चलो इसको मानते ए और यहाँ मानते बी, तो यहाँ से मैंने एक्स डिस्टेंस पे एक स्ट्रिप ले लिया, एक्स डिस्टेंस पे मैंने एक स्ट्रिप ले लिया जिसकी लेंथ कितनी है, डी एक्स। अगर यहाँ पे मेरे को टेंशन, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे मेरा जो टेंशन है स्मॉल टेंशन है, डी टेंशन है, तो मेरा टेंशन क्या होगा मेरे को देखना है, ये टेंशन क्या होगा, सॉरी यहाँ पे मेरे को टेंशन देखना है, मेरे को देखना है कि इस वाले पार्ट में मेरी वेलोसिटी क्या होने वाली है। तो मैं क्या करूँगा, v इक्वल्स टू रूट टी अपॉन में म्यू। अब ये जो टेंशन होगी बच्चों यहाँ इस वाले पॉइंट में, इसमें जो छोटा है, तो इस वाले पॉइंट में जो टेंशन होगा, नीचे की जितनी भी लेंथ की वेट होगी, इसकी पूरी वेट जो होगी, अगर इस वाले इसकी जितनी पूरी वेट होगी ना, इसकी पूरी जितनी वेट होगी नीचे वाले की, उतना उसका टेंशन होगा, है ना। अगर स्मॉल वाले पार्ट पे अगर तुम वेट ड्रॉ करो, तो अगर मान लो टेंशन टी ऊपर लग रहा है तो पूरे नीचे उसका mg होगा वेट, और पूरा वेट किसका होगा, इस वाले पोर्शन पे जितना आपकी क्या है, पूरी ये स्ट्रिंग की लेंथ है, इसकी जो वेट होगी वही बराबर होगी टेंशन की। तो इसकी वेट लिख दो, mg क्या होगा, इसका mg क्या होगा बताओ। तो m तो g तो तुमको पता करना नहीं, तो मास तुम्हें पता करना होता है, और मास तुमको पता है क्या होगा, तुमको पता है कि यहाँ से कि म्यू इक्वल्स टू कितना है, m अपॉन l है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो m इक्वल्स टू क्या हो गया, म्यू इंटू l हो गया। अगर कहीं भी मास पूछ रहा है बच्चों, तो अगर तुमको मास पर यूनिट लेंथ पता है, तो जितनी लेंथ है अगर उससे मल्टीप्लाई करो तो तुम्हें m मिल जाएगा। तो m मेरे को पता करना है यहाँ पे कितनी होगी, इसका पूरा मेरे को मास पता करना है, तो मैं क्या करूँगा, म्यू और इसकी पूरी लेंथ कितनी x है, तो म्यू इंटू एक्स इंटू में क्या हो गया, g हो गया। ओके, तो ये जो टेंशन है बच्चों, अगर चलो मानता हूँ कि यहाँ वाला पोर्शन में जो टेंशन है वो tx है, क्या है आपका tx है, मैंने है ना एक्स एक्सिस से, मतलब मैंने यहाँ से ए वाले पॉइंट से एक्स डिस्टेंस ऊपर गया और मैंने एक dx पार्ट लिया, और वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे मेरी कितनी वेलोसिटी होने वाली है, तो उसके लिए वहाँ पे टेंशन चाहिए मेरे को। तो मेरे को टेंशन tx मिल गया, कितना म्यू इंटू जी इंटू में एक्स मिल गया। ओके, तो अब उस वाले टेंशन की वैल्यू क्या करूंगा, ऐसे लिख लो, v इक्वल्स रूट टी अपॉन म्यू तो फॉर्मूला होता है, पर यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है, तो v इक्वल्स टू हो जाएगा रूट 2x अपॉन म्यू हो जाएगा, और रूट 2x की वैल्यू कितनी है मेरे को आ गई, यहाँ से बराबर करने पे म्यू इंटू में एक्स इंटू में जी हो जाएगा, और म्यू तो मेरा कॉन्स्टेंट ही है, नीचे भी म्यू है, तो एक म्यू से कट गया, तो वेलोसिटी कितनी हो गई, रूट में जी इंटू एक्स हो गया। वेलोसिटी कितनी हो गई, रूट में जी इंटू एक्स हो गए। देख रहे हो तुम कि यानी कि वेलोसिटी तुम्हारी किसकी फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स की फंक्शन है, लेंथ की फंक्शन है, यानी कि तुम्हारी वेलोसिटी वेरी करेगी किस पे, एक्स के साथ। अगर तुम्हारा एक्स ज़्यादा है तो वेलोसिटी ज़्यादा है, अगर एक्स तुम्हारा कम है तो वेलोसिटी कम है। और मैंने बिल्कुल देख लो यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे एक्स बहुत ही कम होगा, यानी कि यहाँ पे मिनिमम होगा, और यहाँ पे एक्स की लेंथ, यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू हो जाएगी, पूरी जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हो इसके बराबर हो जाएगी, यानी कि वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे ज़्यादा होगी और यहाँ पे वेलोसिटी कम होगी। और ये चीज़ मैंने बहुत पहले ही बता दी थी आपको। तो याद रख लो कि जो वेलोसिटी की वैल्यू बच्चों वो तुम्हारी होने वाली है रूट में जी इंटू एक्स हो जाएगी। ओके, अगर इतनी बात क्लियर है तो अपन आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लगाते हैं हम लोग काइनेमेटिक्स का कॉन्सेप्ट, कि वेलोसिटी तुम्हारी क्या है, वेरिएबल है, तो कुछ अपने को देखो क्या क्या मिलने वाला है। ठीक है, काइनेमेटिक्स कॉन्सेप्ट लगाते हैं अपन। तुमको पता है बच्चों कि v इक्वल्स टू तुम्हारा क्या है, रूट में g इंटू एक्स। अच्छा, मैं वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूँ कि ऐसे कुछ dx अपॉन dt, ये तुम्हारी x वेरी कर रहा है तभी तो वेलोसिटी मिल रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो dx इक्वल्स टू dt हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा रूट में g इंटू एक्स। इसको चलो थोड़ा सिंप्लीफाई करो, तो यहाँ से dx हो जाएगा अपॉन में रूट में x हो जाएगा, रूट में g इंटू में हो जाएगा dt। अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाता हूँ बच्चों ऐसे, तो जब टाइम आपका जीरो था, ओके, तो मान लो x तुम्हारा जीरो था, ऐसे मान लेता हूँ ना, जब टाइम तुम्हारा जीरो था, जहाँ पे स्टार्ट किया तो यहाँ पे x क्या होगी, जीरो होगी, है ना, शुरुआत में। और यहाँ पे x क्या होगी, जब किसी टाइम t पे मैंने माना कि अब t की देखो बात करने वाले, यहाँ पे लिमिट रखना पड़ेगा। मैंने माना कि यहाँ पे टाइम क्या है, जीरो है, और यहाँ पे जो टाइम है t इक्वल्स टू t है, यानी कि इस वेव को यहाँ t इक्वल्स टू जीरो मतलब क्या, शुरुआत वाला पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लो कि कितना टाइम ले लिया, t ले लिया, t इक्वल्स टू t बराबर कर दिया। यानी कि अगर कुछ जो मेरी वेव यहाँ पे जनरेट हुई बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में कितना टाइम ले लिया, आपका t ले लिया, और यहाँ पे टाइम तो आपका जीरो होगा, तो कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम है, t है, तो लिमिट क्या हो जाएगी, जीरो से t हो जाएगी। तो x कितना हो गया, तो x तुम्हारी यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगी, और ये पूरी लेंथ मैंने मान लिया कितनी आपकी l है, तो ये तुम्हारी x कितनी हो जाएगी, l हो जाएगी। अब थोड़ा सा यहाँ से सॉल्व करो, लिमिट कैसे याद रखें, समझ में आ रहा है। ओके, जब तुम्हारा टाइम जीरो था तो x जीरो,
जब तुम्हारा ये टी वेरिएबल है, जब टाइम टी है तो तुम्हारा एक्स कितना हो गया, एल हो गया। इसको इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ से इंटीग्रेट करोगे तो रूट एक्स हो जाएगा एक्स पावर -1/2 -1/2 प्लस में हो जाएगा -1/2 प्लस में 1 यानी कि एक्स पावर 1/2 अपॉन में 1/2 2 रूट एक्स यानी कि 2 रूट एल हो जाएगा। ठीक है, आप लोग करते रहना। और यहाँ पर जो रूट जी इंटू में हो जाएगा आपका टी हो जाएगा। तो यहाँ से जो बच्चों मेरे को टी आ गया वो हो गया 2 में 2 और 2 रूट एल अपॉन रूट जी को मैं एक साथ ले सकता हूँ तो ये हो जाएगा टी कोस 2 रूट एल अपॉन जी हो गया। ओके, तो टी कोस्ट हो गया बच्चों 2, टी कोस्ट हो गया 2 इंटू में रूट एल अपॉन जी। ये टी क्या है, टाइम टेकन बाई वेव, टाइम टेकन बाई वेव टू रीच द टॉप मोस्ट पॉइंट। ओके, तो लिख लो वेयर टी द, लिख लो वेयर टी द टाइम टेकन बाई वेव टू कवर लेंथ एल। ठीक है, टू कवर लेंथ एल मतलब पूरे एल लेंथ को चलने के लिए कितनी जरूरत पड़ी टाइम की, टी की रिक्वायरमेंट होगी। तो देखो यहाँ से एक चीज, यहाँ से मैंने जब v को dx/dt लिखा तो मेरे को क्या मिल गया बच्चों, यहाँ से टाइम मिल गया। टाइम क्या होगा 2 इंटू रूट एल अपॉन जी होगा। देख रहे हो ना, एक चीज मेरे को मिल गया। अच्छा, अब एक और काम कर सकते हैं क्या, इसको हाँ इसको थोड़ा इंटीग्रेट करते हैं। जब इंटीग्रेट करोगे तो एसलेशन मिल जाएगा। चलो एसलेशन निकालते हैं यहाँ पे। तो अपने आप चीजें अगर तुम सोचना चालू कर दो कॉन्सेप्चुअली तो अपने आप चीजों कुछ ना कुछ वैल्यू मिलना चालू हो जाएंगी। तो v इक्वल्स टू क्या बच्चों, रूट में g इंटू एक्स था तो मैंने तो v को dx/dt करके इंटीग्रेट करके मैंने निकाल लिया क्या, कि जो टाइम होगा 2 इंटू में रूट एल अपॉन जी होगा, यानी कि एल लेंथ में कवर करने के जो टाइम रिक्वायरमेंट होगी, किसकी टाइम रिक्वायरमेंट है, वेव की, वो हो जाएगा 2 रूट एल अपॉन जी हो जाएगा। v इक्वल्स रूट जी एक्स है, v मेरा x पे फंक्शन है, तो क्या मैं v को अच्छा एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूँ क्या, v इंटू में dv अपॉन dx लिख सकता हूँ। हाँ अच्छा, एक काम करना, देखो मैं काम मिलेगा, स्क्वायर कर दो, इजीली इंटीग्रेशन हो जाएगा। ओके, क्योंकि देखो dv/dt तो यहाँ तो v क्या x का फंक्शन है ना, तो v इंटू dv/dx का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। देखो यहाँ से देखो v स्क्वायर हो जाएगा क्या बच्चों, g इंटू मैक्स, इसको डिफरेंशिएट करो एक्स रेस्पेक्ट में तो 2 हो जाएगा 2v dv अपॉन में dx इक्वल्स टू में हो जाएगा g, और ये v इंटू dv/dx क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। याद रख लो एक चीज, a इक्वल्स टू dv/dt तब होगा जब वेलोसिटी टाइम का फंक्शन होगा, और v इंटू dv/dx भी बराबर होता है जब v x का फंक्शन हो जाएगा। ओके, तो 2 इंटू में v इंटू dv/dx इक्वल्स टू g हो गया, 2 हो गया। v इंटू dv/dx को बच्चों मैं लिख सकता हूँ क्या, एक्सेलरेशन, तो 2a इक्वल्स टू क्या हो गया, g हो गया, तो a इक्वल्स टू क्या हो गया, g अपॉन 2 हो गया। तुम यहाँ पे बच्चों देख रहे होगे जो वेलोसिटी ऑफ वेव है, इसकी जो एक्सेलरेशन ऑफ वेव है स्ट्रिंग की, वो तुम्हारी क्या कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू क्या है, एक इक्वल्स टू g अपॉन t है, g अपॉन क्या 2 है। तो अगर तुम्हारी एक्सेलरेशन बच्चों कांस्टेंट है तो क्या मैं काइनेटिक्स का इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूँ, हाँ बिल्कुल लगा सकता हूँ। काइनेटिक्स में इक्वेशन ऑफ मोशन जो भी लगाते हैं, v इक्वल्स टू u प्लस टी एस इक्वल्स टू dt प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर प्लस 2s, वो तभी बोलता है आप लगा सकते हो जब एक्सेलरेशन क्या कांस्टेंट है। तो अगर एक्सेलरेशन g/2 है, कांस्टेंट है, तो क्या मैं काइनेटिक्स का इक्वेशन लगा सकता हूँ, हाँ लगा सकता हूँ। तो लिख लो तुम लोग, नोट करके लिख लो, नोट करके लिख लो, हेयर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, हेयर एक्सेलरेशन ऑफ वेव इज कांस्टेंट, हेयर एक्सेलरेशन ऑफ वेव इज कांस्टेंट, सो इक्वेशन ऑफ मोशन इज अप्लाइड, इक्वेशन ऑफ मोशन इज अप्लाइड। चलो मैं दिखाता हूं कैसे। मान लो सपोज करो तुमको v इक्वल्स टू u प्लस 80 निकालना है। मैं बोलूं कि किसी जो आपकी वेव यहाँ पे जनरेट करो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, कितनी 5 मीटर पर सेकंड है, तो t इक्वल्स टू 2 सेकंड में कितनी वेलोसिटी होगी, 2 सेकंड कितनी वेलोसिटी होगी, तो मैंने बोला कि 5 मीटर तो इनिशियल वेलोसिटी थी मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन g/2 हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, a इक्वल्स टू g/2 है। अब जितना टाइम तुमको चाहिए, तुम चाहते हो 2 सेकंड में कितनी वेलोसिटी गेन कर लेगी, क्योंकि वेलोसिटी तुम्हारी बढ़ती जा रही है ना। देखो भाई तुम्हारी वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है।
तुम्हारी वेलोसिटी क्या आ रही है, यहाँ पे कम, यहाँ पे ज़्यादा है, तो हर एक पॉइंट वेलोसिटी हमारी वेरी कर रही है। किसी टाइम टी पे यहाँ पे कुछ और वेलोसिटी होगी, किसी टाइम टी पे यहाँ वेलोसिटी कुछ और होगी। तो यहाँ पे मान लो कि मैं बोलूँ कि 2 सेकंड में यहाँ पहुँच गए, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, तो v = v + at आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। ओके, तो कुल मिला के ये कि जब भी वेव का क्वेश्चन आता है और आपको लगता है कुछ इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको आइडिया लग जाएगा, तो आप इक्वेशन मोशन लगा के इजीली कर सकते हो, कोई भी इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे दिखा दिया कि a = पॉइंट t तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट है, और आप लगा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो इतनी बात होगी। चलो अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं अच्छे, है ना। बच्चों ब्लैक बोर्ड पर आपके सामने ये 2 क्वेश्चन है, चलो अप्लाई करते जो हमने सीखा है। ओके ये क्या है, देखो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, चलो अभी भूल जाओ इसे, सॉरी स्प्रिंग क्या है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम नहीं है, ये पुल्ली आपके, और ये फिक्स एंड कर गया, और यहां से पुल्ली से एक स्ट्रिंग जा रही है आपके, ऐसे आपकी स्ट्रिंग जा रही है, और इस वाले एंड पे हमने क्या किया, 10 kg का मास अटैच कर दिया। ओके, मेरी बात ध्यान सुनना, ये बोले यहाँ से जो फिक्स पॉइंट है और यहाँ से पुल्ली का जो एंड है, वहाँ से 10 मीटर इसकी लेंथ है, और बोला है जो मास पर यूनिट लेंथ बच्चों है इस स्ट्रिंग का μ = 10 ग्राम पर मीटर, यहाँ पे क्या ग्राम है, ध्यान रखना। अब बोल रहा कि यहाँ से तुम क्या किया कि वेव जनरेट किया है, और ये वेव आपकी स्ट्रिंग में चली गया, और ऐसे ऐसे यहाँ पे वेव क्या हो जाएगी, ब्रेक होने के चांसेस, क्योंकि फिक्स एंड है यहाँ पे। ओके, याद रखना, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक जाने में अलग वेलोसिटी होगी। तो क्वेश्चन क्या है पहले तो वो देख लो, बोला कि फाइंड आउट टाइम टेकन बाय वेव टू रीच एट द पुल्ली एंड। यहाँ से तुम्हारी वेव चली है और यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में कितनी वेलोसिटी ऑफ वेव होगी, टाइम टेकन बाय पूछा है, टाइम पूछ रहा है। तो चलो देखो कैसे लगाते हैं। पहली बात तो याद रखो कि ये जो वेव की वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग है, क्या रहेगी, वेलोसिटी रहेगी कांस्टेंट। तो अगर वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो मैं ये वाला कॉन्सेप्ट लगा सकता हूँ, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, कोई यानी कि एक्सेलरेशन 0 है, तो यहाँ से मैं टाइम निकाल लूंगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, या वेलोसिटी बोल लो, स्पीड की जगह वेलोसिटी बोलो, डिस्टेंस इक्वल्स वेलोसिटी इनटू टाइम, तो टाइम हो जाए डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो हम लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी निकाल लें, उसके बाद क्या करें, जो भी डिस्टेंस जितना चलना है उसमें डिवाइड कर दें। तो टाइम 10 मीटर चलने में कितना टाइम लगेगा, तो 10 मीटर ऊपर वैल्यू पुट कर दिया, और नीचे में वेलोसिटी की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। तो वेलोसिटी चलो निकाल लेते हैं, वेलोसिटी में यहाँ पर निकाल देता हूँ, तो v हो जाएगा √t/μ हो जाएगा। टेंशन जो हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका, इस वाले पॉइंट पर अगर तुम टेंशन देखो यहाँ पे, जो तुम्हारा टेंशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10m × g होता है ना, √t/, में क्या हो जाएगा, μ हो जाएगा, तो रूट में हो जाएगा। टेंशन की वैल्यू कितनी है बच्चों, m × g होगा, और m कितना यहाँ पे 10 है, और g की वैल्यू कितना आएगा, 10 हो जाएगा, और μ कितना रखा है आपका 10 ग्राम पर मीटर। तो 10 ग्राम को ध्यान से रखो, ग्राम को कन्वर्ट करोगे किलोग्राम तो 10⁻³ हो जाएगा। 1 kg कोस्ट होता है 1000 ग्राम होता है, तो यहाँ से kg पर मीटर हो जाएगा, m केस में रखना है। तो 10 × में 10⁻³ यहाँ पे नीचे हो जाएगा मी को वैल्यू। अब इसे सॉल्व करें, 10 × 10⁻³ का मतलब क्या, 10⁻², 10⁻² ऊपर जाएगा 10⁻² हो जाएगा, ऑलरेडी 10⁻² है, 10⁻4 हो जाएगा, बाहर में आ जाएगा v = 10² और 10² मतलब क्या होगा 100 मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी होगी बच्चों v = 100 मीटर पर सेकेंड, और ये वेलोसिटी हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट करेंगे, तो 10 में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 1/10 यानी कि 0.1 मीटर पर सेकेंड। कितना आ जाएगा बच्चों, लिख लो v = 0.1 मीटर पर सेकेंड, सॉरी टाइम पूछ रहा है, v = 0.1 सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड आपकी वेलोसिटी होगी। तो आई होप इतनी बातें क्लियर हो गई। तो जब टाइम पूछ रहा है तो क्या करो आप, टाइम को डिस्टेंस अपन में क्या लगा दो, स्पीड लगा दो या वेलोसिटी लगा दो, और वेलोसिटी आप निकाल सकते हो v = t/μ से। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। अगर इतनी बात क्लियर हो गई तो अपन आगे बढ़ते हैं। अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इसे ध्यान से देखो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोला, ये बोला एक ट्रक है बहुत बड़ा सा, ट्रक बोलो डंपर बोलो, जो भी बोलना है बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 व्हील्स है और यहाँ पे ऐसे ड्राइवर बैठा होगा, इसकी कुल मिला के 10 मीटर पर सेकंड से यहाँ से जा रहा है। क्वेश्चन पहले देख लो ध्यान से, और यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे 2 फिक्स एंड कर रखा है ऐसे, और इसके बीच में क्या बच्चों एक स्ट्रिंग को कनेक्ट कर दिया है। ऑफकोर्स स्ट्रिंग को कनेक्ट कर दिया जिसमें कुछ टेंशन आएगा, उस टेंशन टी की वैल्यू क्या 100 न्यूटन है, और जो म्यू है इस स्ट्रिंग का वो है 10 ग्राम पर मीटर, फिर से 10 ग्राम पर मीटर हो गया। ओके, ये ट्रक है जिसकी वेलोसिटी ट्रक चले 10 मीटर पर सेकंड से, और ये जो बोल रहा है कि जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो है आपकी बच्चों कितनी है, 10 मीटर है। कितनी आपकी, ये जो है आपका 10 मीटर है, कितना है 10 मीटर है। तो स्ट्रिंग के बारे में देखो क्या क्या पता है, स्ट्रिंग के बारे में 10 मीटर लेंथ पता है, टेंशन पता है, म्यू पता है। फिर बोला फाइंड आउट टाइम टेकन बाय वेव टू रीच फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी तक जाने में आपका बोल रहा है कि टाइम क्या होगा। फिर से मैं लगाऊंगा टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड बोल लो या वेलोसिटी ऑफ वेव बोल लो। तो मेरे को डिस्टेंस पता है, स्पीड नहीं पता है, तो स्पीड निकालना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग है तो मैं ये लगा सकता हूँ v इक्वल्स टू क्या √t/μ लगाऊंगा। अब यहाँ पे सवाल कन्फ्यूजन वाली बात है। अब तुम लोग कन्फ्यूज हो गए
कि क्या इस वेलोसिटी को कवर करेंगे कि नहीं, इस वेलोसिटी को मैं कवर करूंगा कि नहीं। अब मेरा सवाल ये है ना, इस वेलोसिटी को अपन कवर बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि तुमको मैंने बताया कि ये जो वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग है, क्या स्ट्रिंग में आपकी रेस्ट है क्या? हाँ रेस्ट है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपका। स्ट्रिंग ये वाला तो आपका रेस्ट है, अगर ये मूव करता ना, अगर ये मूव करता, मान लो कि 10 मीटर पर सेकंड चला है और ये इसकी कुछ वेलोसिटी होती है, ये पूरी स्ट्रिंग आपकी चलती है आगे की तरफ, तब आपका रिलेटिव वेलोसिटी लगाना पड़ता है कुछ ना कुछ। लेकिन हम लोग वो नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरा स्ट्रिंग फिक्स है दोनों तरफ से, स्ट्रिंग में कोई मूवमेंट नहीं है, तो हमें स्ट्रिंग से मतलब है, हमें कार से मतलब नहीं है या ट्रक से मतलब नहीं है। तो ये कन्फ्यूज करने के लिए दिया है, तो आप कन्फ्यूज मत होना। चलो, तो यहाँ से v को √2/μ का फॉर्मूला लगा, तो टेंशन कितना हो जाएगा बच्चों? टेंशन 100 दे रखा आपका, म्यू क्या हो जाएगा? मास पॉइंट लेंथ, ये 10 ग्राम पर मीटर है, इसको किलोग्राम पर मीटर में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ से हो जाएगा 10 इंटू में 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर, और यहाँ से 10⁻² हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर हो जाएगा। ये क्या है? म्यू हो जाएगा, एम केस में 10⁻², तो यहाँ पुट करो 10⁻², तो ऊपर 10⁻² ऊपर जाएगा तो 10⁻² हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यानी कि v यहाँ से फिर आ जाएगा 100 मीटर पर सेकंड। यहाँ से v कितना आ गया? 100 मीटर पर सेकंड। v 100 मीटर पर सेकंड आएगा। टाइम पूछा है तो टाइम के डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा, डिस्टेंस कितना है 10 मीटर, और वेलोसिटी कितना आपकी 100, तो यहाँ से फिर आ गया 0.1 सेकंड आ गया। ओके, तो यहाँ पे भी क्या होगा? 0.1 सेकंड, वेलोसिटी सेम हो। तो वही है कि ट्रक की वेलोसिटी का लिख सकते हो कि v द वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग, सो वेलोसिटी ऑफ ट्रक डजंट इफेक्ट ऑन वेलोसिटी ऑफ वेव। ओके, ये लिख सकते हो आप, लिखना अपनी भाषा में लिखना, हिंदी में या कुछ ना कुछ लिख लिया करो, इससे तुमको फायदा खुद ही होगा। ओके, इतनी बात होने के बाद एक और क्वेश्चन अपन देखते हैं। हाँ बच्चों, यहाँ पे आ जाओ, आप यहाँ पे आ जाओ। बोल रहा है कि टाइम आपका क्या लगेगा, ये पूछ रहा है। ओके, हाँ क्वेश्चन ये है, पहले क्वेश्चन बता दें कि ऐसे आपका एक स्ट्रिंग वर्टिकली और 10 किलोग्राम आप मास अटैच कर रखा है, वो ये 1 मीटर इसकी लेंथ है, और बोला कि म्यू जो है 10 ग्राम पर मीटर है बच्चों। ओके, बोला कि वेव अगर आप यहाँ से जनरेट करते हो आप, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, मतलब टाइम टेकन बाय द वेव टू रीच फ्रॉम लोएस्ट पॉइंट टू हायर पॉइंट। ओके, ये पूछ रहा है आपका कि टाइम कितना लेगा। ओके, अब देखो बच्चों, तुमको मैंने बताया कि टेंशन क्या करेगा आपका, वेरी करेगा। ओके, आप चाहो तो यहाँ से लगा सकते हो, v को √g × x से आप लगा सकते हो। ओके, वेलोसिटी निकालना चाहते तो निकाल लो, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम में, आपके मेंस की प्रॉब्लम में क्या करना है, आपको टेंशन को वर्टिकल, इवन आपकी स्ट्रिंग वर्टिकल है उसमें भी क्या करना है, टेंशन को आपको क्या करना है, कंसिडर करना है कि ये टेंशन आपकी वेरी नहीं कर रही है, मतलब टेंशन को आप क्या करोगे, कांस्टेंट मारोगे, है ना। आप ये कंसिडर कर लोगे कि टेंशन जो है, टेंशन इन स्ट्रिंग डजंट वेरी विथ लेंथ, है ना। मैंने बताया था v को √g x वेरी करेगी, तो अगर आप टेंशन को कांस्टेंट मानते हो तो t को क्या हो जाएगा, m/g होगा। मैं टेंशन को बेसिकली क्या कर दिया, कांस्टेंट मान लिया, और कुछ दिमाग नहीं लगाओ ज़्यादा, यहाँ टेंशन को कांस्टेंट मान लो, m/g। m को 10 होगा, g को 10 होगा, t को कितनी होगा, 100 न्यूटन हो गई। अगर मेरा टेंशन कांस्टेंट तो मैं ये वाला फॉर्म लगाऊंगा हमेशा, v को √t/μ, तो √t/μ, तो टेंशन कितना है बच्चों, 100 हो गया, और म्यू कितना आ जाएगा, 10 ग्राम पर मीटर है, तो 10 किलोग्राम पर मीटर करोगे तो 10⁻² हो जाएगा, नीचे में 10⁻² रख दूँ, तो ये हो जाएगा आपका 100 मीटर पर सेकंड आपकी वेलोसिटी आ जाएगी। टाइम पूछा है तो टाइम के लिए क्या करते हैं, डिस्टेंस अपन स्पीड कितना कवर किया, 1 मीटर है, स्पीड कितनी है उसकी 100 है, तो यहाँ से करोगे आप तो 0.01 सेकेंड आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगी। नोट में कर लो, नोट में आप लिख लो, वेरिएशन ऑफ टेंशन डजंट कंसिडर, या लिख लो डोंट कंसिडर द वेरिएशन ऑफ टेंशन इन स्ट्रिंग। नोट में लिख लो, डोंट कंसिडर द वेरिएशन ऑफ टेंशन इन स्ट्रिंग। अगली हेडिंग लगा लो बच्चों की एनर्जी ऑफ ट्रेवलिंग वेव। अपन जो डिस्कस करने आ रहे हैं, हमने वेव के बारे में बहुत कुछ स्टडी किया, वेव की वेलोसिटी की स्टडी कर लिया, कैसे वेव, देखो क्या क्या स्टडी किया है कि कैसे वेलोसिटी की वेव निकाल सकते हैं, वेलोसिटी वेव निकाल सकते हैं टेंशन में। फिर पार्टिकल की वेलोसिटी हमने निकाल ली, एक्सेलरेशन तक निकाला, कब वेरी, कहाँ पे मिनिमम होगा, कहाँ पे ज़्यादा हो, कैसे वेरिएशन होगा, वो स्लोप के हिसाब से देखेंगे। मेरा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल क्या होगा, एक एक चीज़ के बारे में स्टडी की, यही तो वेव स्टडी कर रहे हो आप। अब स्टडी करेंगे कि एनर्जी क्या है आपके पास, किसके, हम लोग बात करें ट्रेवलिंग वेव। ट्रेवलिंग वेव मतलब क्या, जो वेव ट्रेवल कर रही है। आगे पढ़ोगे स्टैंडिंग वेव,
अभी वो चीज़ सिखाएंगे। अब देखो कैसे मैं कुछ सिखाने वाला हूँ। ओके, एसएचए में पढ़े थे तो तुम्हारे पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है, कुछ पोटेंशियल एनर्जी होती है। ऑफ कोर्स जहाँ पे तुम्हारी डिफॉर्मेशन आएगी वहाँ पे आपकी क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी, और जहाँ पे वेलोसिटी रहेगी वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आएगी। ऑफ कोर्स इसके पास ये स्ट्रिंग मेरी शुरुआत में ऐसी है, अब जाके ऐसी हो गई, अब ये ऐसी, अब जाके ऐसी होगी। ये थोड़ा सा सिमेट्री बनाना ऊपर नीचे मेरे को लग रहा है। यानी कि डिफॉर्मेशन है तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर वेलोसिटी मूव कर रही है, ऑफ कोर्स वेलोसिटी है, पार्टिकल वेलोसिटी है, वेव की वेलोसिटी है, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी होगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी भी आपकी होगी, दोनों चीज। चलो देखते हैं कि पहले तो ये देखते हैं कहाँ पे क्या क्या वैल्यू कहाँ पे ज्यादा होगी, किस पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, कहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आपकी ज्यादा होगी। हाँ तो हमें बच्चों मैंने आपको बता दिया कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में आपको बिल्कुल बता दिया कि बिल्कुल होगा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब सवाल ये है कि पहले तो हम लोग ये देखेंगे कहाँ पे ज्यादा होगी पोटेंशियल एनर्जी, कहाँ पे कम होगी या काइनेटिक एनर्जी, कैसे मतलब वेरिएशन है, पहले ये बस देखेंगे। उसके बाद मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे, क्या क्या चीजें होने वाली हैं। ओके, देखो मेरी बात को ध्यान सुनना। अगर तुम कुछ पोर्शन तुम अभी शुरुआत में स्ट्रिंग बिल्कुल सीधी थी, ये स्ट्रिंग समझो, अब स्ट्रिंग की शेप मेरी ऐसी हो गई है, पहले इसको समझो। ओके, अब मेरे को तुम ये बता दो बच्चों, अब मेरे को तुम ये बता दो कि ये अगर तुम इतना पोर्शन कंसीडर कर रहे हो, आप इतना पोर्शन, ठीक है, यहाँ पे इतना पोर्शन कंसीडर कर रहे हो। ओके, ये इतना पोर्शन कर, तो जो अभी डिफॉर्मेशन, बेसिकली डिफॉर्मेशन है, तो ओरिजिनल स्ट्रिंग आपकी कहाँ होगी, आपकी स्ट्रिंग डिफॉर्मेशन रही होगी। तो पहले तो इतनी तो स्ट्रेट लाइन, अब क्या होगी, इतनी होगी, तो डिफॉर्मेशन बिल्कुल बढ़ा है, हाँ बढ़ा है बिल्कुल, नो डाउट। ठीक है, तो ऑफ कोर्स पोटेंशियल एनर्जी होगी, है ना। डिफॉर्मेशन मतलब क्या, चेंज इन लेंथ। अगर उतना ही समथिंग मैं यहाँ पे इतना कंसीडर कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट, और मैं मान लो कि ये वाला पार्ट मैं कंसीडर कर लेता हूँ, इतना डिफॉर्मेशन, तो अगर मैं इसका प्रोजेक्शन में लेता हूँ इस वाले एक्सिस पे, तो यानी कुल मिला कि मेरी लेंथ की, देखो स्ट्रिंग ऑफ लेंथ इतनी है, लेकिन डिफॉर्म कितना हो गया, ज्यादा। यहाँ पे स्ट्रिंग ऑफ लेंथ इतनी है पर डिफॉर्म कितना है, इतना हुआ है। तो डिफॉर्मेशन यहाँ पे ज्यादा बच्चों, इस वाले पॉइंट पे क्या है आपका, डिफॉर्मेशन ज्यादा है। यानी कि थोड़ा, यानी कि इस वाला जो ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे तुम लोगे थोड़ा सा, अगर तुम लेंथ लोगे तो डिफॉर्मेशन ज्यादा होगा, जितना ऊपर जाओगे उतना डिफॉर्मेशन कम होगा। अब तुम बता दो कि तुमको पता है डिफॉर्मेशन, तुमको याद ही हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर होता है। अगर हम बात करें एसएचएम में, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर होता है। तो के को हम लोग क्या पुट कर देते हैं, एम इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे को फॉर्मूला बन जाता था कि हाफ ऑफ एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ये सब तरीके याद करने के, अगर तुम डायरेक्ट याद करना चाहते हो याद कर सकते हो, मैं ऐसे याद रखता हूँ। तो डिफॉर्मेशन जहाँ पे ज्यादा होगा वहाँ पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। पोटेंशियल एनर्जी चलो मैं यहाँ पे यू से रिप्रेजेंट करता हूँ। अब मेरे को बताओ यू कहाँ पे ज्यादा होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे यू तुम्हारा ज्यादा होगा, तो मैं बड़ा बना दिया, और यहाँ पे तुम्हारा यू क्या होगा, कम होगा। क्यों होगा, तुम्हें पता है डिफॉर्मेशन आपका क्या है, और यहाँ पे क्या होगा, बीच में थोड़ा इससे ज्यादा होगा। तो ऐसे आपकी वेरी करेगी। तो ऐसे चलो ऊपर ये मिनिमम हो गया, यहाँ पे क्या है, मिनिमम है, और यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम है। तो बीच में क्या होगा, इसका इंटरमीडिएट वैल्यू होगा। और क्या, मान लो यहाँ पे 10 जूल है, यहाँ पे क्या 100 जूल है, तो बीच में क्या होगा, 80 70 यही होगा। तो बीच में इंटरमीडिएट होगा। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। सिमिलर पूछूं यहाँ पे क्या होगा, तो स्मॉल होगा। तो आपको समझ में आया कैसे आपकी पोटेंशियल एनर्जी वेरी कर रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, यहाँ वाले पॉइंट पे क्या होगा, ज्यादा होगा, पीक वाले पॉइंट पर कम होगा, क्योंकि वहां पर डिफॉर्म सेम लेंथ के लिए, सेम मतलब ये आपकी लेंथ ओरिजिनली आपकी क्या लेंथ स्ट्रिंग कितनी है, पर डिफॉर्म इतना हो गया। यहाँ पे इतनी कम है, डिफॉर्मेशन ज्यादा है। तो जितना ज्यादा डिफॉर्मेशन कुल मिला के इसके रेस्पेक्ट देखो, ये इतना अभी इतना हो गया, डिफॉर्मेशन क्या है ज्यादा इसके रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल ज्यादा हो गया, यहाँ पे कम होगा। अब आया थे काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तुमको पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो डिपेंड करेगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ ऑफ एम इंटू वी स्क्वायर। यानी कि वेलोसिटी जिसकी ज्यादा है वहां पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। अगर वेलोसिटी तुमको देखना है तो मैंने बताया था, स्लोप सीधे अपन देखे थे वेलोसिटी कैसे देखते थे। तो स्लोप यहाँ पे ज्यादा होगा, स्लोप यहाँ पे ज्यादा है, तो वेलोसिटी यहाँ पे ज्यादा होगी। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, कम है, क्योंकि यहाँ पे तो लगभग जीरो ही है, आप समझ लो। यहाँ पे तो वेलोसिटी आपकी क्या है, जीरो है, ठीक है ना। थोड़ा सा मान लेते हैं, ठीक है, कम बहुत मिनिमम। और बीच में क्या होगा, इंटरमीडिएट होगा। वेलोसिटी जहाँ पे ज्यादा है वहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, आपकी ज्यादा हो जाएगी, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, स्मॉल होगी। तो ये जितना बड़ा मैं बता रहा हूँ, बना रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, वो वैल्यू उतनी ही ज्यादा। ओके, इतनी बात समझ में आ गई आपको। ओके, तो तुमको मैंने ऐसे करके दिखा दिया कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है इस वाले पॉइंट पे, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पीक वाले पॉइंट पर थोड़ा सा देखना, एक साथ थोड़ा सा कंसीडर करना चालू हो जाओ। पीक वाले पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी भी मिनिमम है और काइनेटिक एनर्जी भी मिनिमम है,
और यहाँ वाले पॉइंट पे जो है आपका, जहाँ पे आपकी इंटरसेक्ट कर रही है, या मीन वाला पोजीशन है, जहाँ पे मीन वाला पोजीशन है, जहाँ पे ये मीन, जहाँ पे मतलब आपकी एक्सिस है बिल्कुल, वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा है और काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा है, क्योंकि वेलोसिटी ज़्यादा है। तो कुल मिला के है कि दोनों जो एनर्जी एक साथ मिनिमम हो रही है और एक साथ मैक्सिमम हो रही है ना, क्योंकि मिनिमम यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी मिनिमम यहाँ पे होगी और टोटल एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम होगी। तो एक ही साथ एनर्जी आप कम हो रही है, एक ही साथ आपकी एनर्जी क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। पर वही स्टैंडिंग वे में आपका ऐसा नहीं होता है। तो अपन लिख लेंगे इसको नोट में आगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। आई होप इतनी बातें समझ में आएगी। कैसे आपको देखना है, अगर पोटेंशियल एनर्जी देखना है कि कैसे वेरी कर रही है, तो डिफॉर्मेशन देख लो, स्ट्रिप लेके तो मैंने तुमको दिखा दिया। काइनेटिक एनर्जी देखना है, वेलोसिटी देख लो, वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। तो वेलोसिटी कैसे देखना है तुमको पता है, स्लोप से देखते हैं। स्लोप यहाँ पे चाहते हैं तो यहाँ पे स्लोप कम है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपकी मिनिमम हो जाएगी, यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी आपकी। ये है आपका। अच्छा हाँ, इतना होने के बाद ऐसा थोड़ी खत्म हो गया। अब हमें 3 चीज़ें इसमें निकालनी होती है बच्चे, 3 चीज़ें अक्सर पूछती रहती है, वो चलो निकाल लेते हैं। आपका टोटल एनर्जी पूछता है, क्या पूछता है आपका, टोटल एनर्जी क्या होता है। टोटल एनर्जी अपन देखेंगे, निकालेंगे, अपन पावर निकालेंगे, इंटेंसिटी निकालेंगे। चलो पहले टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं। आई होप तुम्हें एसएचए में टोटल एनर्जी आपको पता हो कैसे निकाले थे हम लोग, ठीक है। तो टोटल एनर्जी बच्चों जो हम लोग निकालते हैं, आपको थोड़ा सा रिकॉल करा दूं कैसे आप लोग एनर्जी डायग्राम ड्रॉ किए थे आपका एसएचएम में। आपको पता है कि ये आपका क्या S=0 मीन पोजीशन है, और ये क्या आपका एक्सट्रीम है, चलो मान लिया प्लस है, और ये क्या होगा माइनस, ये भी प्लस एक्सट्रीम है, ठीक है। वेलोसिटी, या मैं बोलूँ काइनेटिक एनर्जी कैसे वेरी करती थी, मैक्सिमम होगी मीन पोजीशन पे, क्योंकि मीन पोजीशन में वेलोसिटी ज़्यादा थी तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होगी, वेलोसिटी 0 तो मतलब काइनेटिक एनर्जी 0, तो आपकी कुछ पैराबोलिक ग्राफ ऐसे आता था। पोटेंशियल एनर्जी कैसे आती थी, यहाँ पे ऐसे कुछ आता था, मीन पोजीशन पे कम और एक्सट्रीम पे ज़्यादा, और एक टोटल एनर्जी क्या होती थी आपकी ऐसे जाती थी। तो टोटल एनर्जी हर एक जगह क्या होती थी, कांस्टेंट होती थी। अगर यहाँ पे टोटल एनर्जी देखो आप, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, जो भी आपकी क्या है वो आपकी क्या है, सॉरी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 है, जो भी आपकी क्या पोटेंशियल एनर्जी है। यहाँ पे देखो तो पोटेंशियल 0 है, काइनेटिक एनर्जी। तो कुल मिलाकर अगर जो टोटल एनर्जी आप देखे तो आपको याद होगा, आई होप ऐसे याद होगा कि हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, यहाँ पर जो तुमको इजी है, मैं याद करना चाह रहा हूँ कैसे आपको याद रखना है टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी कहीं भी हर एक जगह क्या है, कांस्टेंट है। तो आप वहाँ उस वाले पॉइंट पर देख लो जहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, 0 हो जाए, क्योंकि टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस में क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये होती है आपकी। तो काइनेटिक एनर्जी अब क्या है, एक्सट्रीम पे 0 है, देख लो एक्सट्रीम वाले पॉइंट पर देख लो, ये वाला कर्व क्या है, काइनेटिक एनर्जी का है 0 है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम पीक पे है ना। तो पीक पे क्या होती थी, हाफ ऑफ, चलो पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से देख लो, लिखना है तो लिख सकते हो, हाफ ऑफ के इंटू में ए के स्क्वायर हो जाएगा। और के को लिख सकते हो क्या, हाफ ऑफ के को लिख सकते हो क्या, हाफ ऑफ m इंटू ओमेगा स्क्वायर, अभी ऐसे भी लिख सकते हो, और इंटू में क्या ए का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो। मास को तुम लिखना चाहो तो हाफ ऑफ मास को लिख सकते हो क्या, मास पर यूनिट लेंथ, म्यू इंटू में क्या एल इंटू में क्या ओमेगा स्क्वायर इंटू में ए का स्क्वायर। इतना हो गया। और भी कन्वर्ट करना चाहते हो तो कन्वर्ट कर सकते हो आपको, ओके। और भी अगर आप कन्वर्ट करना चाहो तो आप कन्वर्ट कर सकते हो। बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको ये एनर्जी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बस एसएचएम की एनर्जी पता है तभी भी कन्वर्ट कर सकते हो। चाहो तो आप हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर से भी कर सकते हो, ओके। तो सब कुछ वैल्यू सेम आने वाली। चलो मैं तुमको सिखाता हूँ बेसिकली मैं करने वाला क्या हूँ। बेसिकली मैं करने वाला क्या हूँ वो मैं आपको सिखा देता हूँ, ठीक है। तो टोटल एनर्जी आप ऐसे भी लिख सकते हो कि हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर और के एक्स स्क्वायर से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम लगेगी। तो मैं ऐसे लिखता हूँ कि हाफ ऑफ एम इंटू वी स्क्वायर होती है, ओके। तो अब मेरे को बताना, चलो मैं पहले बस ये लिखता हूँ, अभी मिटा दो इसको। हाफ ऑफ मास को मैं लिख सकता हूँ क्या, म्यू मास पर यूनिट लेंथ इंटू में क्या टोटल लेंथ एल, ठीक है। मास को लिख सकता हूँ ऐसे। वेलोसिटी को क्या लिखूंगा, v को मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है, इंटू ओमेगा होती है, ए स्क्वायर इंटू में ओमेगा स्क्वायर। इतनी बात हो गई। अच्छा म्यू को भी तो मैं लिख सकता हूँ डेंसिटी इंटू में क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया, ये मैंने सिखाया था। तो हाफ ऑफ म्यू को मैं लिख दो क्या, रो इंटू में एस क्या क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्ट्रिंग इंटू में एल इंटू में क्या ए स्क्वायर इंटू में ओमेगा स्क्वायर। तो ये आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, टोटल एनर्जी आपकी हो जाएगी किसमें, ये आपकी टोटल एनर्जी हो जाएगी आपकी वेव के पास। टोटल एनर्जी आपकी इतनी होगी, हाफ ऑफ रो इंटू में एस इंटू में एल इंटू में ए की स्क्वायर इंटू में ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा बच्चों काम करना, सॉरी यहाँ पे लेमडा कर लो आप,
क्योंकि ये पूरी लेंथ की थोड़ी निकाले हम लोग, एक कंप्लीट वेव में देखने कितनी एनर्जी होने वाली है। एक कंप्लीट वेव में ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, लैम्डा हो जाएगी। तो हाफ ऑफ म्यू इंटू लैम्डा इंटू मे स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा म्यू को लिख सकते हो डेंसिटी में क्रॉस सेक्शन इंटू एरिया एस। ये मैं सिखाया था कि मास पर यूनिट लेंथ क्या रो इंटू एस हो जाएगा, और लैम्डा की जगह लैम्डा पुट कर दो इंटू में ए स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो हाफ ऑफ रो इंटू में एस इंटू में लैम्डा इंटू में ओमेगा स्क्वायर इंटू या ए स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये बच्चों मेरे पास वैल्यू आ गई। तो यहाँ से तुम्हें दिख रहा होगा कि डेंसिटी तो कांस्टेंट है, क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट आएगा, लैम्डा कांस्टेंट और ओमेगा कांस्टेंट होगा। तो टोटल एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होगी, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर होगी। तो ये मैंने डायरेक्ट भी लिख सकता था बच्चों, ये मैंने आपको तरीका सिखा दिया कैसे लिखना है। तो याद रख लो कि हाफ ऑफ एम इंटू वी स्क्वायर वेलोसिटी लगे मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है, ए इंटू ओमेगा, तो ए इंटू ओमेगा स्क्वायर। मास को लिख दो क्या, मास लिख सकते हो क्या, मास पर यूनिट लेंथ इंटू में लैम्डा, फिर मास पर यूनिट लेंथ को भी तुम घुमा दो किसमें, डेंसिटी इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ऐसे कन्वर्ट करके एक बड़ी सी इक्वेशन आ जाएगी। तो ऐसे याद करना, कभी भी ऐसे मत याद रखना वरना तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। टोटल एनर्जी बच्चों में तुमको सिखा दिया। अगर तुमको मैंने टोटल एनर्जी सिखा दिया, उसके बाद आता है पावर। पावर कैसे निकालेंगे, पावर बच्चों क्या होता है तुमको याद होना चाहिए, एनर्जी अपॉन में क्या होता है, टाइम होता है, ठीक है ना। तो टोटल पावर अगर चाहिए तो टोटल एनर्जी अपॉन में क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। वेव के केस में क्या हो जाएगा, ये जो टाइम बन जाएगा टाइम पीरियड बन जाएगी। जैसे कि लेंथ आपका वेव लेंथ बन रहा था, तो दूसरा पॉइंट करके लिख लो पावर। पावर हो जाएगा एनर्जी अपॉन में टाइम पीरियड। तो एनर्जी कितनी, टोटल एनर्जी इतनी आपकी हाफ ऑफ रो इंटू में एस लैम्डा इंटू में ए स्क्वायर इंटू में ओमेगा स्क्वायर। इसको टाइम पीरियड से डिवाइड कर दो, अभी तुमको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। चलो देखते हैं क्या मिलने वाला। तो हाफ ऑफ रो इंटू में एस लैम्डा इंटू में ए के स्क्वायर इंटू में ए का स्क्वायर अपॉन में क्या, टाइम पीरियड टी। ये इतनी मिल गई मेरे को। अच्छा तुम देखो तो यहां से कुछ तुमको सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है, हाँ ठीक। ये लैम्डा अपॉन टी देखो, लैम्डा अपॉन टी को मैं लिख सकता हूँ क्या, लैम्डा इंटू में एफ, और लैम्डा 1/t हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। तो वी को लैम्डा इंटू एफ क्या होता है, या एफ इंटू लैम्डा इसे लिख दो। तो फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ की मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ वेव होती है। तो ये जो पूरी टर्म है वेलोसिटी ऑफ वेव बन जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ इसको हाफ ऑफ रो इंटू में एस वेलोसिटी ऑफ वेव इंटू में एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इंटू में क्या, ओमेगा का स्क्वायर। तो ये तुम्हारी बन जाएगी बच्चों। पावर का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ ऑफ डेंसिटी इंटू में क्रॉस सेक्शन एरिया एस, एस क्या आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है, वी डब्ल्यू क्या वेलोसिटी ऑफ वेव है, एम्पलीट्यूड क्या है स्क्वायर इंटू में ओमेगा स्क्वायर। अब आ जाओ बच्चों, इंटेंसिटी एक टर्म आती है, इंटेंसिटी ये देखो क्या है, इंटेंसिटी आपकी एक टर्म आती है बच्चों। देखो इंटेंसिटी क्या होती है ना, बेसिकली कहीं भी ये देखो बहुत यूज करेंगे। एनर्जी देखो, एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होता है, पावर होता है। एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होता है, मतलब एक सेकंड में कितनी एनर्जी पास हो रही है उसे बोलेंगे, एक सेकंड में कितनी एनर्जी पास हो रही है पावर बोलेंगे। मतलब एनर्जी का वेरिएशन टाइम के साथ। लेकिन जो इंटेंसिटी क्या होती है, ध्यान सुनना, वो एनर्जी ऊपर में होता है, डिनोमिनेटर में होता है एरिया इंटू में क्या टाइम। तो मैं बोल सकता हूँ कि एनर्जी का वेरिएशन एरिया इंटू और टाइम के साथ पूछ रहा है। मतलब एक सेकंड में अगर 1 मीटर पर स्क्वायर में कितनी आपकी एनर्जी आ रही है। जैसे मैं सपोज करूँ, मैं ये बोलूँ कि आपने ऐसे कुछ क्रॉस सेक्शन ले लिया जिसका 1 मीटर स्क्वायर क्या आपका एरिया है, और 1 सेकेंड में अगर मान लो यहाँ से लाइट आपकी ऐसे गिर रही, लाइट मतलब क्या एनर्जी, इसके पास फोटान होगा, फोटान की एनर्जी क्या होगी, एच न्यू। ये तुमको सिखाया था, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, नहीं समझ में तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो जितनी 1 सेकंड 1 मीटर स्क्वायर में जितनी आपकी एनर्जी आ रही है वही क्या बन जाएगा, आपकी इंटेंसिटी बन जाएगी। तो ये इंटेंसिटी का मतलब होता है कि टाइम और एरिया के साथ कैसे वेरी कर रहा है। या आप इसको और भी इजी करना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, एनर्जी अपॉन टाइम क्या होता है, पावर होता है, तो पावर अपॉन में एरिया, ऐसे भी बोल सकते हो। पर यहाँ पे एरिया हम लोग क्या ले रहे हैं बच्चों, हम लोग एरिया क्या ले रहे हैं यहाँ पे, पावर अपॉन में एरिया हो जाएगा। तो एरिया यहाँ पे मेरा क्या है, एस है। यहाँ पे पता है यहाँ पे मैं एरिया एस क्यों लिया हूँ, ए नहीं लिया, क्योंकि एरिया यहाँ पे अगर ए को तुम यहाँ पे एरिया ले लोगे तो एम्पलीट्यूड भी ऐसे रिप्रेजेंट करते हो तो तुम्हारा कन्फ्यूजन तुमको हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। तो इसलिए यहाँ पे एरिया मैंने क्या लिया है, एस लिया है। ओके, तो बच्चों मैं क्या करूंगा कि मैं बोल रहा हूँ पी अपॉन में एस, पी ये लिख लो, पावर अपॉन में एरिया लिख सकते हो ऐसे। तो अब मैं निकालने जा रहा हूँ यहाँ पे इंटेंसिटी मेरी क्या होगी, तो इंटेंसिटी को ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पे पी अपॉन में हो जाएगा एस, जो पावर में अगर तुम एस से डिवाइड कर दो तुमको एरिया मिल जाएगा। तो ये मेरे पास पावर का ये पूरा मेरे पास एक्सप्रेशन है। इसमें अगर मैं एस से डिवाइड कर दूं तो ये वाला टर्म गायब हो जाएगा। तो मेरे को मिल जाएगा क्या, हाफ ऑफ रो इंटू में वेलोसिटी ऑफ वेव इंटू में ए के स्क्वायर इंटू मेगा ओमेगा स्क्वायर।
हाफ ऑफ रो इंटू में वेलोसिटी ऑफ वेव इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बोल सकते हो या ओमेगा स्क्वायर इंटू में स्क्वायर बोल सकते हो। तो ये तुम्हारे पास इंटेंसिटी हो गई। अब यहाँ पे नोट करके तुम देखो कि हर एक चीज भी तुमने निकाला है, चाहे टोटल एनर्जी, चाहे तुम्हारा पावर, चाहे इंटेंसिटी हो, सब में क्या है कि जो भी टर्म है आपका एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये तुम चीज लिख लो जो कि विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो इंटेंसिटी होती है बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंटेंसिटी। तो ये नोट करके लिख लो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक ही साथ तुम लोग याद रख लो कैसे इसको, इस वाला टॉपिक को बड़ा सिंपल है। एनर्जी तुम कैसे निकालोगे, हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर से निकाल सकते हो, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर से लिख सकते हो। एक कोई फिक्स करो, मान लो हाफ ऑफ एम इंटू वी स्क्वायर से निकाल सकते हो। मास को लिखो म्यू इंटू में लेमडा, मी को लिख दो डेंसिटी इंटू में एस, और वेलोसिटी को लिख दो मैक्सिमम वेलोसिटी वहाँ पे लेंगे क्योंकि टोटल एनर्जी निकालो वो हो जाएगा ए इंटू ओमेगा, ए इंटू ओमेगा। तो तुमने टोटल एनर्जी निकाल लिया। पावर निकालना है, टाइम पीरियड से डिवाइड कर दो, खत्म, इतना याद रखो। इंटेंसिटी निकालना है, पावर में डिवाइड कर दो किस एरिया से। चलो मैं बता रहा हूं, अगर मान लो कि तुम्हारे पास ये लिख लो एनर्जी है, एनर्जी में अगर आप क्या कर रहे हो, डिवाइड कर दो किससे, टाइम पीरियड से, मतलब क्या 1/t से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हें पावर मिल जाएगा। पावर में क्या कर रहे हो, अगर एरिया से डिवाइड करो, एरिया से डिवाइड करो मतलब क्या 1/a से मल्टीप्लिकेशन, या एस यहाँ पे लिख दो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, इंटेंसिटी मिल जाएगी। बस यही है, खत्म। लॉजिकली याद रखो, आप ज़्यादा एक्सप्रेशन के पीछे ना पढ़ो, बहुत बड़े बड़े टर्म है, 4 5 6 टर्म है, कन्फ्यूजन हो जाएगा कौन कौन सा है। तो बिल्कुल जिसे लॉजिक से मैंने अप्रोच किया है आपको ऐसे करना, याद नहीं तुरंत बना लो, वहीं पे बन जाएगा तुरंत ही। तो कहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आपकी तुम कैसे वेरी की, पोटेंशियल एनर्जी कैसे वेरी की, मैंने सब बताया आपको। आपकी टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, पावर कितना होगा, इंटेंसिटी क्या होगा, वो सारी चीज़ें बता दी। तो आप लोग लिख लो नोट में करके, नोट में लिखो जल्दी। अच्छा हाँ, एक चीज मैं बताना भूल ही गया, भूल गया क्या, बताया है आपको, बस ऐसे याद नहीं दिलाया। तुमको बताया कि यहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी कम है, काइनेटिक एनर्जी भी कम है। इस वाले पॉइंट पे अगर तुम्हारा वाई एक्स ग्राफ है, यहाँ पे याद रखना किसके लिए, यहाँ पे क्या पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। तो तुम यहाँ पे देख रहे हो कि पीक वाले पॉइंट पे क्या पोटेंशियल एनर्जी कम है, काइनेटिक एनर्जी कम है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, यहाँ पे स्लोप तुम्हारा क्या होगा, मिनिमम होगा ऊपर वाले पे, तो और यहाँ पे मैक्सिमम होगा। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जहाँ पे स्लोप ज़्यादा है वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, जहाँ पे स्लोप कम है वहाँ पोटेंशियल एनर्जी कम है, काइनेटिक एनर्जी कम है। तो ऐसे याद रख लो कि अगर ट्रेवलिंग वेव में तुमको ये देखना है कहाँ पे एनर्जी कैसे वेरी कर रही है, किसमें ट्रेवलिंग में, तो स्लोप देखो, जहाँ पे स्लोप ज़्यादा है वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, जहाँ पे स्लोप कम, काइनेटिक दोनों कम, काइनेटिक एनर्जी भी कम, पोटेंशियल एनर्जी कम, क्योंकि दोनों ये जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, दोनों एक साथ वेरी कर रही है, एक साथ मतलब क्या, एक साथ कम हो रही है, एक साथ मैक्सिमम हो रही है। तो लिख लो तुम लोग नोट में, फॉर स्ट्रिंग सेगमेंट, फॉर स्ट्रिंग सेगमेंट द पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड ऑन द, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड ऑन द, ऐसे लिखो फॉर स्ट्रिंग सेगमेंट द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, दोनों लिखो। फॉर स्ट्रिंग सेगमेंट द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन द स्लोप ऑफ स्ट्रिंग, slope of string, that's why when slope is maximum kinetic energy and potential will be maximum, and when slope is minimum kinetic energy and potential energy will be minimum। ये तो लॉजिकल है, इसमें तो कुछ दिमाग लगाना ही नहीं। और लिख लो दूसरा पॉइंट करके नोट में ही, kinetic energy and potential energy both attain, kinetic energy and potential energy both attain maxima and minima at the same time which are unlike SHM, which are unlike SHM। SHM में क्या था, जहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी वहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, जहां पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा था, जहां पोटेंशियल ज्यादा था वहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या थी, मिनिमम थी। वो तो मैंने ग्राफ बताया ना, देख लो यहाँ पे, ये क्या है, एक्स को से जीरो मीन पोजीशन है, क्या आपका एक्सट्रीम पोजीशन है, प्लस है, और ये क्या माइनस है। तो एक्सट्रीम पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, यहाँ मीन पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है तो मैक्सिमम हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगा, जीरो। और पोटेंशियल एनर्जी उल्टा होता है, पोटेंशियल एनर्जी का मीन पोजीशन पे जीरो होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एक्सट्रीम पे ज्यादा होती है। जाके बिल्कुल एसएचएम जाके रिवाइज करो। तो ये क्या है, विच आर अनलाइक एसएचएम, एसएचएम उल्टा है, मतलब एक जहाँ पे ज्यादा है, मतलब एक मैक्सिमम तो वहाँ पे एक जीरो है। ओके, ये इतनी बात है। ओके बच्चों,
हाँ बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन है, ये आपका ग्राफ ऐसे दे रखा है, इस तरह का शेप है, आपको बताना है कहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम और कहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी। तो मैंने क्या बताया कि ट्रेवलिंग वे में क्या है, ट्रेवलिंग ऐसे चल रही है, ट्रेवलिंग वे में क्या देखेंगे अपन, स्लोप देखेंगे, यहाँ पे स्लोप क्या ज़्यादा है, यहाँ पे क्या हॉरिजॉन्टल बिल्कुल जीरो है, तो यहाँ पे तो आपकी मैक्सिमम होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, फिर से क्या है, यहाँ पे स्लोप ज़्यादा है, पोटेंशियल ज़्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा। इस वाले में फिर से यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और यहाँ पे यहाँ वाले पे स्लोप जीरो हो जाएगा, और फिर यहाँ पे स्लोप ज़्यादा हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, है ना। स्लोप तो निकाल सकते हो ना, देख लो इसका एंगल ज़्यादा ही है, ठीक है। तो ये आपका रहा अब कैसे एनर्जी